प्ले बटन एक ऐसा चीज है कि कोई भी यूट्यूबर के लिए एक ड्रीम होता है। तो पहले तो हमने लाइटली लिया 21 डेज का है, चलो हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि हाँ 21 डेज का है। लेकिन उसके बाद लगा यार तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, या फिर मेरे गोल की वजह से मैं उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाया, या उस चीज को मैं चला नहीं पाया। ये गांव में होता है, हम ही शेर हैं, हमारे जैसा और कोई नहीं है। तो हो सकता है ये वीडियो वो बंदी देख रही हो इस टाइम पे, करता है तो सेम वही फीलिंग आती है जो लड़की अगर मना करते। चलिए शुरू करते हैं। Hello guys, this is Priyanka. You are watching me on Small Talk. Today we are with Mr. Satish. Hi Satish. हेलो मैम, कैसे हो आप? थैंक यू मैं सो अच्छी मच मुझे बुलाने के लिए। Yeah, welcome to Small Talk. थैंक यू सो मच। Yeah, Satish, as I know and as people also know that you are known as multiplayer buttons. Correct? If I'm not wrong. हाँ, राइट। So how did you मेरे पास पांच यूट्यूब प्ले बटन है अभी तक। हाँ, अभी और आई थिंक 2 अभी लाइन में आने के। Oh, great. So you are हाँ, owning तो several वैसे buttons. हाँ फ्यूचर में। तो अगर इसकी शुरुआत हुई थी तो पहले तो एक प्ले बटन से, फिर इसकी लत लग गई कि यार मुझे और चाहिए। एंड प्ले बटन एक ऐसा चीज है कि कोई भी यूट्यूबर के लिए एक ड्रीम होता है, जो मेरे लिए भी एक ड्रीम था। जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब अपना, तो था कि यार कब मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। लाइक ऐसा फील हो रहा था, 100 के ही मेरा गोल था, जैसा लग रहा था मेरे लाइफ का गोल है। फिर जब 100 के हुआ तो अब क्या, नेक्स्ट क्या, फिर 1 मिलियन की तरफ हम लोग बढ़े कि 1 मिलियन अभी करना है। अभी 1 मिलियन हो गया तो अभी अपना नेक्स्ट गोल अभी 10 मिलियन, जो अभी टाइम लग सकता है, काफी टाइम लग सकता है। लेकिन वही था कि मैंने एक चैनल शुरू किया, फिर उसके बाद जब वो चैनल थोड़ा हिट हुआ, फिर मैंने और एक और चैनल शुरू किया। एंड ऐसा नहीं था कि मैं ही अकेले सारे चैनल्स पे काम कर रहा था। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने अकेले काम किया, लेकिन उसके बाद मेरे कुछ दोस्त, मेरा कजिन भाई, उनको लेके मैं काम करने लगा, और धीरे धीरे सारे चैनल्स ग्रो हुए। तो 4 चैनल्स ग्रो हुए मेरे, तो जिन पे 4 सिल्वर प्ले बटन और एक गोल्ड प्ले बटन मिला। फिलहाल अभी काम कर रहा हूँ 2 चैनल्स पे, सतीश के वीडियोस और एक सतीश के व्लॉग्स। अभी यही चल रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप ब्लॉगर हो, आप इंटरव्यूअर हो, आप फिटनेस फ्रीक हो, क्या हो, मतलब पब्लिक आपको कैसे जानती है? मैं फिटनेस फ्रीक में नहीं हूँ। हाँ, मुझे एक टाइम पे था, जब मैं कॉलेज में था, तो मुझे था कि यार मैं भी बॉडी थोड़ा बना लूँ, लाइक एब्स वगैरह आ जाए और थोड़ा बाइसेप चेस्ट अच्छा बन जाए। तो करता था, मैं वर्कआउट करता था, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ। तो लाइक हाँ, तो मैं फिटनेस फ्रीक नहीं था, बट इंटरेस्ट है, फिटनेस में इंटरेस्ट है, खुद को हेल्दी रखना, लाइक ठीक है। तो मेरा भाई था, मेरा कजिन था, जिसको फिटनेस में इंटरेस्ट था। फिटनेस, काफी अच्छी बॉडी उसने बनाई थी, तो मैंने चैनल शुरू किया उसके लिए कि तुम फिटनेस में अच्छे हो, तुम्हारे लिए फिटनेस चैनल ओपन कर देते। तो वैसे चालू हुआ। बाकी मैं एक ब्लॉगर हूँ, पार्ट टाइम ब्लॉगर हूँ, फुल टाइम यूट्यूबर हूँ। तो यूट्यूब पर जब मैंने शुरू किया था तो एज अ कॉमेडी क्रिएटर मैंने शुरू किया था। उसके बाद मेरे काफी सारे कांटेक्ट हो गए थे यूट्यूब इंडस्ट्री में। काफी सारे ऐसे लोगों को मैं जानने लगा था जो काफी अच्छा कर रहे थे। तो मैंने क्या किया उनके साथ, जैसे आप अभी अपना स्मॉल टॉक आपने शुरू किया हुआ है, तो वैसे ही मैंने द इंडियन यूट्यूबर शो करके मैंने एक सीरीज चालू किया, कपिल शर्मा शो से इंस्पायर्ड। यूट्यूब पर कोई नहीं कर रहा था। हाँ, एक थे, नाम नहीं याद आ रहा है, शायद वो कॉमेडियन थे जो यूट्यूब पर करते थे, सन ऑफ एबिश करके उस शो का नाम था, सन ऑफ एबिश, आपको पता होगा शायद। तो उनको मैंने देखा था, एक वो कर रहे थे, बाकी कोई इंडिविजुअल क्रिएटर मेरे जैसा कोई ऐसा नहीं था जो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आया यूट्यूब में। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं यूट्यूबर्स जिनके 100 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं उनको मैं फीचर करूँ अपने चैनल पे। तो वहां से जर्नी शुरू हुई थी इंटरव्यू लेने की। बाकी मैं एज अ इंटरव्यूअर अपने को नहीं मानता, मैं उनकी स्टोरीज अपने चैनल पे फीचर करता हूँ कि मैं भी किसी से इंस्पायर होकर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो इनको देख के और भी लोग इंस्पायर होंगे, और हो सकता है उनको अपने लाइफ में किक मिले कि यार ये चीज सही है, मैं भी कर सकता हूँ, और उनकी स्टोरी से इंस्पायर होके अपने लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं। उनके जो भी टैक्टिक्स हैं, उनके जो भी टेक्निक्स हैं, तो उनको सक्सेस मिल सकती है। इस वजह से, इस मकसद से मैंने इंटरव्यू लेना चालू किया था। एंड अभी तो मैं काफी तरह तरह के पर्सनालिटीज का मैंने इंटरव्यू किया हुआ है, लाइक जो ब्लॉगर हैं, स्टार्टअप्स के फाउंडर हैं, या फिर अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो
चल रहा है अभी ऐसा। नाइस। तो जैसे आपने अभी मेंशन किया कि जैसे आप इंटरव्यूज कर रहे हो, क्या आप मुझे अपना नेक्स्ट कॉम्पिटिटर मान रहे हो क्या? नहीं, मैं अब कभी भी मैंने अभी तक किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं माना है, मैं आपको ऑनेस्टली मैं बताऊं तो। मेरे ही जैसे एक और चैनल है अमित मिश्रा ट्रायोटेक, जो इंटरव्यूज करते हैं। हमारे गेस्ट कभी कभी सिमिलर हो जाते हैं, लाइक उनके चैनल पे भी वो गेस्ट होते हैं, मेरे चैनल पे भी गेस्ट होते हैं, लेकिन मेरा जो पर्पस है, मेरा जो इंटेंशन है अलग है, उनका इंटेंशन अलग है। तो जरूरी नहीं कि गेस्ट अगर सेम हो तो सवाल भी सेम हो। राइट। तो मैंने कभी भी किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं माना है, चाहे वो मेरे जैसा अगर शो भी लॉन्च कर दे, सेम मेरे जैसे सवाल भी पूछना चालू कर दे, तो मैं उससे एक कदम आगे ही रहूंगा, क्योंकि मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ना, मैं खुद से ही सवालों को जनरेट कर रहा हूँ, किसी को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, किसी को देख के मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे जो सवाल होते हैं, और मुझे ऐसा फील होता है कि ऑडियंस इन सवालों को पसंद करेगी, इन सवालों के जवाब सुनना पसंद करेगी, इस तरह से मैं काम करता हूँ। तो सतीश, अगर हम स्टार्ट करें तो लेट्स स्टार्ट विद योर स्कूल लाइफ जर्नी। हाउ वाज योर स्कूल लाइफ? कहाँ पे आप? काफी सही था स्कूल लाइफ। अगर मैंने इसके बारे में कभी बात नहीं किया अपने स्कूल लाइफ की, आई थिंक किसी को जानने में दिलचस्पी नहीं हुई। उनको लगता है कि यूट्यूब पे वही लोग आ जाते हैं जो रियल लाइफ में बेरोजगार होते हैं, या फिर इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, या फिर कम पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे लोग यूट्यूब पे आ जाते हैं। किसकी व्यूअर्स की बात कर रहे हो आप, या यूट्यूबर्स की बात कर रहे हो? हाँ, लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि यूट्यूब पर वही लोग आज करियर बना के घूम फिर रहे हैं जो बेरोजगार हैं, या फिर उनको कहीं काम नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है शायद लोगों में दिलचस्पी ना रही हो किसी यूट्यूबर के स्कूल लाइफ के बारे में जानने की। हाँ, तो लेकिन अगर मैं बताऊं तो मैं बचपन से ही काफी ब्राइट स्टूडेंट था। इसका रीजन था कि मेरे पापा मुझे घर पे पढ़ाते थे। मेरे को इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, लेकिन मेरे पापा मुझे पढ़ाते थे, तो इस वजह से मुझे चीजें समझ में आ जाती थी। और उनका एक बड़ा ही अनोखा ट्रिक होता था। लाइक अगर मैं 4th क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो 4th का तो उन्होंने खत्म कर दिया है सारा कोर्स, उसके बाद उन्होंने 5th क्लास का भी मुझे पढ़ा दिया सिर्फ जब मैं 4th में हूँ। तो मैं 1 साल एडवांस में पढ़ाई करता था। जब मैं 5th क्लास में जाता था, मुझे सारी चीजें आती थी, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट रहता था चीजों को लेकर। अगर टीचर सॉल्व कर रहा है, उससे पहले मैं सॉल्व करके बैठा रहता था। तो ये चला कुछ सिलसिला 8th तक। 8th में मैंने जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, पूरे स्कूल में मैंने फर्स्ट पोजीशन आया था। मेरा फर्स्ट मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स थे मेरे। उसके बाद मैं उस स्कूल के बाद मैं फिर गांव छोड़ के अब मैं चला गया। लाइक मैं सिटी में पढ़ता था, लेकिन पहले मैं बस से आता जाता था। कुछ 20 किलोमीटर था मेरे गांव से वो सिटी। तो अब मैं सिटी में ही रहने लगा, क्योंकि बस से आने जाने में काफी टाइम वेस्ट होता था। और पापा को ऐसा फील हुआ कि 9th से इसको अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लाइक 2-3 घंटे जो वेस्ट होते हैं, अब ये पढ़ाई में ध्यान देगा। लेकिन जब मैं गांव से गया, तो उसके बाद मैं एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह गया, क्योंकि मुझे अभी तक मेरे पापा ने ही पढ़ाया था, और तब इंटरेस्ट आता जब पापा पढ़ाते थे। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट चला गया पढ़ाई से, एंड फिर 9th के बाद मैं एक एवरेज स्टूडेंट हो गया। कुछ 70% मार्क्स आते थे मेरे 9th 10th 11th 12th ऐसे ही चलता रहा। फिर इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही रहते थे, क्योंकि मुझे कुछ और करना था। इंजीनियरिंग में सिर्फ इसलिए कर रहा था कि घर वालों ने बोला कि इंजीनियरिंग कर लो, जिसमें एटलीस्ट तुम्हारा करियर सिक्योर हो जाएगा, लाइक फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, ऐसा मानना होता है। तो मैंने इंजीनियरिंग बस इसलिए करी थी। क्या आपको भी लगता था कि इंजीनियरिंग करने से आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा? फ्यूचर सिक्योर, मुझे जॉब करना ही नहीं था। एक्चुअली मेरी मेंटालिटी पहले से बन चुकी थी कि मुझे जॉब नहीं करना है। ठीक है। अगर जॉब करना भी है तो मेरा इंटरेस्ट था कुछ, अगर मैं 2006 या 7 में मुझे फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट आया। ओके। फिल्म बनाने के प्रोसेस में, वीडियो बनाने के प्रोसेस में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि ये बनते कैसे। 2006 या 7, अगर हम बात करें 6-7 में, हाँ, आज से 15 साल पहले। राइट। मुझे फिर आज सोच के आपको लगता है कि आपका ये इंटरेस्ट 15 साल पुराना इंटरेस्ट है? राइट, हाँ, क्योंकि मैं स्कूल में ना ड्रामे में भी मैं पार्टिसिपेट किया करता था। नाटक होते थे ना स्कूल में, फंक्शंस में, तो मुझे थोड़ी बहुत एक्टिंग का शौक था। फिर मैंने एक बंदे से सुना था कि इसका भाई मूवीज में एक्टिंग करता है, तो मेरे को बड़ा सुन के बड़ा अच्छा लगता था। अरे यार, मूवीज में एक्टिंग करता है, सही है यार। फिर वो लोग क्या करते थे, मोबाइल फोन से अपना वीडियो बनाते थे। तो उनकी बातें सुनने के बाद फिर जब मेरे कजिन भाई के पास मोबाइल फोन आया जिसमें कैमरा था, नोकिया का कोई फोन था जिसमें कैमरा था, तो मैं उनसे 1-2 घंटे के लिए फोन मांगता था, फिर मैं भी शूट करता था वीडियोस।
एंड वो वीडियोस मैं दिखाता था घर पे, तो लोगों को बड़ी हंसी आती थी। और उस टाइम पे तो कैमरा वाले फोन, मतलब अगर बात करें कैमरा फोन में इतनी अच्छी क्वालिटी कहाँ होती थी? नोकिया का मैं बता रहा, नहीं क्वालिटी नहीं होती थी, 3GP वाले वीडियो रिकॉर्ड होते थे। अभी हम जो जूम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, दैट्स हैविंग बेटर क्वालिटी। इससे भी बुरा होता था। ये तो अभी 720 पिक्सल पे आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है मेरा, तो वो 3GP होता था कुछ, आई थिंक 360 के आसपास, 360 पिक्सल के होते थे। नोकिया का वो फोन था, बहुत ही पॉपुलर फोन था, आई थिंक उसका नाम था 3110 का, ऐसा फोन का मुझे ज्यादा मतलब वो मॉडल एकदम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। काफी पॉपुलर फोन था वो, कुछ अराउंड 7000 या 8000 का फोन था। पहली बार तो मैंने उस तरह के फोन मैंने चलाए थे, और फिर 2008 में मैंने फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूज किया था, तो मुझे पता चला था यूट्यूब के बारे में। फिर मैंने यूट्यूब पर फिल्म मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने चालू कर दिया। तो आपको पता होगा रोहित शेट्टी की जो मूवीज होती हैं, मूवी जैसे खत्म होती है ना, उसके बाद बिहाइंड द सीन्स वाले सीन आते हैं, मुझे वो देखने में बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो एक तरीके से मैं बोलूँ बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट था वीडियोस बनाने के प्रोसेस में। फिर वही कॉलेज में आया, तो कॉलेज के कुछ स्टूडेंट ने बोला कि तेरी वीडियो एडिटिंग की स्किल अच्छी है, तू यूट्यूब पे चैनल बना ले। और मुझे 2014 में पता चला कि यूट्यूब से अपन पैसे कमा सकते हैं। ओके। तो मैंने सोचा कि क्या पता अगर मैं कॉलेज से निकलते लाइक 2016 में मैं पास आउट होता अपने कॉलेज से, तो कॉलेज से निकलते मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा हो जाए, पैसे में अर्न करने लगूं, और फिर मैं जॉब ही ना करूं। तो वहां से फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया था यूट्यूब के लिए। फिर ब्लॉगिंग के बारे में पता चला था कि अपन ब्लॉगिंग से लाइक वेबसाइट बना के उस पे आर्टिकल पब्लिश करके हम पैसे कमा सकते हैं। तो ये दो चीजें मेरे माइंड में थी, और इन दोनों चीजों पे मैं काम करना शुरू कर दिया था कॉलेज के टाइम से। एंड कॉलेज जैसे मेरा खत्म हुआ, मैं मुंबई आ गया था। मुंबई में इसलिए आया था, काफी सारे लोग बोलते हैं भाई मुंबई क्यों आए थे, तो एक तो एक्टिंग वाला जो अपना था, थोड़ा बहुत लगता था कि हाँ मुंबई आने के बाद थोड़ा अपने सपने से क्लोज हो जाएंगे। एंड यूट्यूब स्पेस मुंबई था आज से 2 साल पहले, अभी आई थिंक बंद हो चुका है। तो जब मैं आया था 2015 में इसकी ओपनिंग हुई थी, 2015 में यूट्यूब स्पेस की, जो पूरे वर्ल्ड में आई थिंक 9 या 10 है, तो इंडिया में भी था। तो इंडिया में इसकी ओपनिंग हुई थी 2015 में, 16 में मैं आ गया था। फिर मैं यहाँ पे वर्कशॉप्स अटेंड करता था, एक्टिंग के, कैमरा के, यूट्यूब से रिलेटेड वर्कशॉप्स होते थे, वहां पर बड़े बड़े एक्टर्स आते थे, तो उनसे टिप्स मिलते रहते थे। तो इसलिए मैं मुंबई आया था। फिर धीरे धीरे और भी क्रिएटर्स मिले जिनके साथ मेरी नेटवर्किंग हुई, एंड वहां से मेरी जर्नी शुरू हो गई थी। तो स्कूल से लेके मैंने पूरा बता दिया। पूरा बता दिया, नहीं बीच में इंजीनियरिंग छोड़ दिया आपने? बताया कि इंजीनियरिंग मैंने किया कि इस वजह से किया कि घर वाले चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं। मैंने साइंस स्ट्रीम से मैंने 12वीं मैंने पास किया हुआ था। तो फिर मैं बोलता था, मैं घर वालों को मैंने बोला, मतलब मेरे भाई को बोला, पापा से बोलने की तो हिम्मत नहीं है। तो मैंने अपने भैया को बोला कि मैं फिल्म मेकिंग में चाहता हूँ कि ग्रेजुएट हूँ, और फिल्म मेकिंग मुझे सीखना है। तो उन्होंने बोला कि यार अभी तक हमारे गाँव में, आस पड़ोस में किसी ने इस तरह का कुछ किया ही नहीं है, तुम पहले वो कैसे करोगे। तो डर लगा रहता था, तो इसीलिए मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि देखो इसमें डिप्लोमा के भी कोर्सेज होते हैं, मैंने पता लगाया है, तुम कॉलेज के बाद कर लेना। तो उसके बाद वही मैं मुंबई आ गया था। कभी लाइफ में फील हुआ आपको कि आप फेल हुए हो? लाइक यूट्यूब स्टार्ट किया तो आप बोल रहे हो कि फेल होने का डर था, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि यार फेल तो नहीं हो जाऊंगा, या फेल तो नहीं हो गया मैं? हाँ, जब मैं आया था, राइट मुंबई जब मैं आया था, मैं बता रहा हूँ 2016 में जब मैं आया था, उसके तब मेरी जो पेमेंट आती थी यूट्यूब और मेरे ब्लॉग से आती थी कुछ $100 के अराउंड, लाइक 6 से 7 हजार रुपए, जो हमारे रहने और खाने पीने में खत्म हो जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे यूट्यूब का एक रूल है, यूट्यूब और गूगल एडसेंस का एक रूल है कि $100 जब तक आपके अकाउंट में नहीं हो जाते तब तक आपको बैंक में नहीं आएंगे। ये यूट्यूब का रूल है, राइट। तो एक बार क्या हुआ कि लास्ट मंथ की पेमेंट तो आ गई, लेकिन इस मंथ मेरे $100 हुए ही नहीं। ओके। और मेरे पास पैसे जो हमारे मिलते थे वो खत्म हो जाते थे, लाइक हमारे पास एडवांस पैसे नहीं होते थे कि नेक्स्ट मंथ का खर्चा कैसे चलेगा। तो उस सिचुएशन में मुझे फील हुआ यार कि ये तो सिचुएशन कभी भी हो सकता है कि हमारे $100 भी ना हो और हम कैसे कर पाएंगे। तो उसका मुझे काफी वो हुआ कि यार कैसे होगा। वही 2-3 हजार रुपए जो उस, जैसे हम लोग 6-7 लोग रहते थे, एक रेंटेड रूम था, 6-7 लोग उसमें रहते थे। तो मैंने बोला कि आप लोग हम लोग का भी दे दो, रेंट दे दो, हम लोग अगले महीने आपको पे कर देंगे, बाकी खाने पीने का जो 1000-2 हजार रुपए था वो था। तो इस तरीके से दिने बिताए हैं। फिर वो लगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे जॉब करना चाहिए था,
क्योंकि अगर 6 महीने 1 साल के बाद अगर मैं जॉब के लिए अप्लाई करता तो लोग बोलते इतने दिन कहाँ थे। और होता क्या है कि आप जिस चीज की आपने पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो चीजें भूल जाती है और उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है मार्केट में, वैल्यू खत्म हो जाती है, राइट। तो मेरे साथ एक हो सकता था, इस चीज का डर मुझे सताने लगा था कि यार अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब यूट्यूब ही बचा है, यूट्यूब बचा है, ब्लॉग बचा है, इन्हीं सब चीजों पे काम करना है। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, यही करना है। फिर उसमें मैंने फोकस किया, धीरे धीरे चीजें ओवरकम हो गई और फिर अर्निंग भी बढ़ने लगी, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, अपना ब्लॉग भी अच्छा होने लगा। तो वो एक फेज था काफी बुरा वाला। ओके। तो अगर मैं बात करूं सतीश, अभी आप आउटडोर शूट करते थे, ठीक है, इंटरव्यू आप विजिट करते थे पर्सन को, लेकिन अब लॉकडाउन में हाउ आर यू फीलिंग कि यार ये क्या सा हो गया, मतलब देखो लॉकडाउन में तो सबको अच्छा, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। पहली बात तो पहली बार ऐसा कुछ हुआ है हमारे होश में, आई थिंक जो भी इस धरती पे है उनके लिए पहली बार ही हुआ होगा ऐसा कुछ, आई थिंक। क्योंकि जो इसके पहले जो कोई पैंडेमिक आया था वो 100 साल पहले आया था, तो अभी तक मुझे नहीं लगता कोई 100 साल वाला जिंदा होंगे कुछ लोग, 1-2% लोग, तो उनके लिए तो दूसरा बार होगा। 100 साल वाले अभी वो जिंदा होंगे, अगर होंगे तो जो उस टाइम पे 1-2 साल के बच्चे थे। हाँ, ये भी हो सकता है, तो उन्हें भी कुछ होश होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं। तो फर्स्ट टाइम हम लोग फील कर रहे हैं ऐसा कुछ, हमें पता भी नहीं है कि कैसे ओवरकम होगा ये सारी चीजें, क्योंकि सारी चीजें खराब होती जा रही हैं। स्टार्टिंग में तो मैं बड़ा थोड़ा सा सोचा कि पेशेंस रख लेते हैं, 21 दिन की बात है, क्योंकि फर्स्ट जो लॉकडाउन था 21 डेज का था, तो पहले तो हमने लाइटली लिया, 21 डेज का है चलो हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि हाँ 21 डेज का है, तो तब मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद लगा यार तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, अब भी क्या करें। तो अब ये था कि काम तो करना ही है। तो फिर अब सोचने लगे कि लॉकडाउन के हिसाब से हमारी जिंदगी में कैसे बदलाव हुआ है, उस हिसाब से अब सोचना पड़ गया। कंटेंट भी हमको उसी हिसाब से बनाने हैं कि जो लॉकडाउन में देखे जा सके, जो लॉकडाउन में लोग उसको एक्सेप्ट करें। अब ऐसी चीज तो मैं नहीं बता सकता कि आप घूमने कैसे जाओगे, आप तो वो चीजें वो कंटेंट नहीं बना सकते, तो कंटेंट में भी लिमिटेशन आ गया। तो बहुत सारे चेंजेस आए। और जो मैं इंटरव्यूज मिलके करता था, मिलने के बाद क्या होता है ना कि हमें पर्सन को एक अलग पर्सपेक्टिव से जानने को मौका मिलता है, बहुत सारी चीजें। अभी तो यहाँ पे सिर्फ बातें कर पा रहे हैं, लेकिन वहां पर बातें भी करते हैं, हाव भाव भी, सारी चीजें पता चलती है। और रियल में आई थिंक स्क्रीन पे बंदा अलग होता है, रियल में अलग होता है। और तो इस चीज का भी फर्क आया। मुझे ऑनलाइन इंटरव्यूज करने में उतना मजा नहीं आता, शुरू से ही मजा नहीं आता, वरना मैं स्टार्टिंग से ही अपना जो भी इंटरव्यू था मैं मिलता क्यों, कहीं मैं दिल्ली जाता हूँ, कभी मैं बनारस जाता हूँ, कभी जयपुर जाता हूँ, तो मैं जाता था, मेरे पैसे भी बचते। लेकिन अब मजबूरी है तो ऑनलाइन ही करना पड़ता है इंटरव्यू। तो सुना है अभी यूट्यूब पे, अगर मैं आपके चैनल पे देखती हूँ तो आपके चैनल पे फीचर्ड वीडियो में एक वीडियो आती है जिसमें आप अपने घर को दिखा रहे होते हो। हाँ, तो मैंने अपने होम पेज पे लगा के रखा है। हाँ, होम पेज पे लगा के रखा है। सुना है कि ये घर आपने यूट्यूब के पैसे से कमाया है। ऑब्वियसली यूट्यूब के पैसे से ही हुआ है, क्योंकि मैं और कुछ तो करता नहीं हूँ। एंड अगर आपको याद हो तो मैंने भी बताया कि मेरे 4 चैनल्स थे, तो जिनमें से एक चैनल पे भी काफी अच्छे फॉलोअर थे, और मेरा ये वाला चैनल प्लस मेरा एक ब्लॉग है, वेबसाइट है, जहाँ से काफी अच्छी इनकम होती रहती थी। एंड लोन भी मैंने लिए हैं, लेकिन अब एग्जैक्टली मैं ये नहीं बताऊंगा कितने मैंने लोन लिया और कितना मैंने अपने से डाला। तो अभी तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा बहुत सही डिसीजन था घर लेना। तो अभी तक 1 साल होने को आ रहा है, कोई ऐसा रिग्रेट जैसा कुछ फील नहीं हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काफी सही डिसीजन था मेरे लाइफ का। ओके, तो आपने अपने इंटरव्यूज में लोगों को सब कुछ बताया है, और मतलब आपके फैंस को आपके बारे में बहुत कुछ पता है, आप अपनी वीडियोस में भी इंक्लूड कर देते हो चीजों को। मतलब इट्स लाइक कि हमारे तो फैंस है ही नहीं। सबसे पहली बात तो हमारे को कुछ लोग जानते हैं, बस वो देख लेते हैं, फैंस नाम के तो कोई है नहीं। ऐसे सर करके दिखना एक बारी, करना। फैन है कोई? है ना? हाँ, लेकिन बंद पड़ा है ना, बंद पड़ा है तो अपना ना एक तो है अपना। हाँ,
वो तो किसी से मांग के नहीं लेके आना, वो तो अपना ही है। मैं खुद का फैन हूँ मैं तो। करेक्ट। तो अगर मैं आपकी वीडियोस देखूं, आपने अपनी वीडियोस में बताया है, आप अपनी प्रोफाइल पे बताते हो, अपने कमेंट्स में बताते हो, रिप्लाई करते हो अपने फैंस को, लेकिन अगर मैं देखूं सतीश, आपने अपनी लव लाइफ को कहीं पे भी शेयर नहीं किया। वुड यू लाइक टू शेयर योर लव लाइफ? आई थिंक मैं अगर जो आपने फेलियर वाला जो बात आपने बोला था ना, आई थिंक मैं यहीं पे फेल हुआ। Okay. इसी में मैं फेल हुआ हूँ मेरे लाइफ में, लव लाइफ। हाँ, क्योंकि मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। मेरा मानना है कि हर चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो आई थिंक हो सकता है मेरा जो बिहेवियर की वजह से, या फिर मेरे काम की वजह से, या फिर मेरे गोल की वजह से मैं उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाया, या उस चीज को मैं चला नहीं पाया, एंड वो वर्कआउट नहीं हुई ज्यादा दिन। क्योंकि मैं कॉलेज में था तब तक ठीक चल रही थी चीजें, लेकिन जैसे ही फिर मैंने अपने काम पे फोकस किया एंड बहुत सारी चीजें हुई, काफी सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो उस बीच में इन सब चीजों से मुझे हाथ धोना पड़ गया। लाइक फेल हो गया मैं इसमें। हाँ, मैं ये बोलूंगा फेल हो गया मैं। और उस चीज के लिए रिग्रेट, हाँ ऑब्वियसली खुद को ही ब्लेम करते हो? कोई भी अगर वक्त, मैं खुद को ब्लेम क्या करूं, मैं ये भी बोल सकता हूँ सिचुएशन को भी बोल सकता हूँ, या ऐसी सिचुएशन थी कि मैं एक साथ में सारी चीजें नहीं लेके जा सकता था, एंड उसकी वजह से। हाँ ओके। तो अभी लगता है कि यार गलत कर दिया उस टाइम पे, कभी फील होता है ऐसे? देखो, अभी मैं एक चीज बोलूंगा, हाँ मुझे ये भी फील होता है कि हो सकता है ये हमारे दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते। लाइक मुझे कभी कभी ये लगता है कि कुछ चीजें खोनी पड़ती है। 1 पॉइंट, हो सकता है ये वीडियो वो बंदी देख रही हो इस टाइम पे, तो प्लीज आंसर केयरफुली। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, देख रही हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और हाँ, क्योंकि ठीक है, अभी जो हुआ सब अच्छा हुआ, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि आप कुछ चीजों के लिए कुछ चीजें खोनी पड़ती हैं कुछ चीजें पाने के लिए। तो आई थिंक मैं मतलब जेब में भी रसगुल्ले भर लूं, हाथ में भी रसगुल्ले भर लूं, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। मैंने इस चीज को भांप लिया था, तो ठीक है, क्या ही बोले मतलब। हाँ, अंदर से दर्द तो है प्रियंका, पर कैसे बताऊं यार, अब ना ये पब्लिकली जाने वाली हैं ये चीजें, अब टाइम नहीं है सही उन चीजों के बारे में बात करने का। अभी उन चीजों के बारे में बात करने के लिए टाइम सही नहीं, अभी आपके लिए वो चीजों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन सतीश जी, अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो बहुत लोग होते हैं ऐसे कि सिर्फ काम के चक्कर में ना कुछ चीजें मिस कर जाते हैं लाइफ में। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से रिलेशनशिप भी मैटर करती है हमारे लाइफ में। चीजों को बैलेंस करना हमें सीखना चाहिए। मुझे उस वक्त नहीं पता था, मैं नहीं कर पाया बैलेंस। मैं कभी चिल्ला देता था, या फिर मैं छोटी छोटी चीजों पे मैं रिएक्ट कर देता था। तो मेरी भी गलतियां हैं। और फिर क्या होता है कि जैसा हम रिएक्ट करते हैं, फिर सामने वाला भी वैसा रिएक्ट करता है, तो हमें सिर्फ उसकी बुराइयां दिखती हैं, एंड हमें लगता है कि वही गलत है। तो उस समय मैं हैंडल करने के लिए इतना मैच्योर नहीं था, या फिर बैलेंस करने के लिए मैच्योर नहीं था। तो इस चीज के लिए मैं बोल सकता हूँ अभी तो ठीक है, अभी समझ में आती हैं चीजें सब कुछ। तो अभी अगर इस फेलियर पे लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे कि भाई ये करना? देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमें दोनों पहलू को देखना होगा। सिर्फ हम एक साइड से जज नहीं कर सकते किसी को। और अगर हम कोई बात सामने वाले को बोलते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए अगर सेम बात मेरे को बोले तो मुझे कैसा फील होगा। इस चीज का ध्यान रख के हमें कोई भी बात बोलना चाहिए। और हम ये सोचते हैं कि ये बंदा मेरे लिए या फिर ये बंदी मेरे लिए पॉजिटिव है, तो मैं इसको कुछ भी बोल सकता हूँ, या फिर इसको कैसे भी मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ। तो सोचना गलत है। रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे की, तभी रिलेशनशिप टिका होता है। वैसे आपकी ना इन बातों पे मुझे लग रहा है आपकी बहुत सारी फीमेल फैंस जो हैं वो आपके पीछे पड़ने वाली हैं। ओके, टेक दैट अपार्ट। कि लड़के में अब समझ आ गया, लेट्स गो। ओके। नहीं तो फिर अब वो जो समझदारी वो लोग देख रहे हैं, मैं भी तो देखूंगा ना ऐसी समझदारी सामने वाले। हाँ, तो वो तो समझदार होके आएंगे ना आपके पास में। ओके, वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर, वुड यू लाइक टू डेट योर फैन? ट्राई कर सकते हैं। योर फेवरेट गेम जैसा तो अभी कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे क्रिकेट पसंद था जब मैं बचपन में, लाइक 8वीं 9वीं तक मैं जब पढ़ता था।
योर फेवरेट यूट्यूबर? फेवरेट यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी को अगर एज ए यूट्यूबर कंसीडर किया जाए तो मैं इनको बोलूंगा। योर फेवरेट यूट्यूबर कॉमिक? कॉमिक बी यूनिक। ओके, व्हाट डू यू लाइक अबाउट यूट्यूब? कि यहाँ पर कोई भी एक छोटे से छोटे रिसोर्स से भी आगे बढ़ सकता है, अपनी चीजों को दिखा सकता है लोगों को। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा मौका है करियर बनाने का। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ब्रांड बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं अपनी। जो काम आप अभी यूट्यूब से मुंबई में कर रहे हो वही काम आप अपने होम टाउन से कर सकते हो, तो व्हाई यू आर स्टेइंग इन मुंबई? काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप घर से कर सकते हो, लेकिन अब मैंने नोटिस किया है कि जब मैं घर जाता हूँ तो मेरा लैपटॉप खुलता नहीं है घर पे, और यहाँ पर होता हूँ तो मेरे माइंड में एक चीज भरी होती है कि यार मैं काम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, या फिर कुछ गोल्स हैं। गांव में होता हूँ तो मुझे लगता है मैं एकदम कंप्लीट फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो वहां पर मैं काफी आलसी हो जाता हूँ, या फिर एक तरीके से मुझे लगता है कि यार लाइफ में अब क्या चाहिए, घर वाले हैं, सब है, खाना पीना मिल रहा है, सही है, पैसे आ रहे हैं, तो वो फिर आलसपन आ जाता है। इस चीज की वजह से मुझे वापस अपने गोल्स को याद करने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। और भी कुछ रीजंस है, जैसे गांव में इंटरनेट कनेक्शंस उतने अच्छे नहीं है, वाईफाई की सुविधा नहीं है, तो आप मोबाइल डेटा से कितना काम कर पाओगे, तो इस वजह से मुंबई। और मुंबई में नेटवर्किंग अच्छी खासी हो जाती है, गांव में होता है हम ही शेर हैं, हमारे जैसा और कोई नहीं है। तो बेस्ट थिंग अबाउट योर, व्हाट यू थिंक? बेस्ट, मुझे लगता है कि मैं मेरी स्टोरी से लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा, तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ मैं किसी के काम आ रहा हूँ। व्हाट यू डोंट लाइक इन योर? मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हूँ, गुस्सा आ जाता है मुझे, और वो पसंद नहीं है? रिएक्ट जल्दी कर देता हूँ। हाँ मुझे पसंद नहीं है, बट ठीक है, मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ चेंज करने के लिए, लाइक इस चीज को मैं थोड़ा चेंज करूँ, मैं बुक्स एंड ऑल पढ़ रहा हूँ, कैसे मैं इसको कम कर सकता हूँ। Okay, and what are your goals further if I talk about कि हाँ यार सतीश 2025 को लेके आपको क्या goals है? हाँ, इतना तो भी मैंने सोचा नहीं है कि 2025 में मैं क्या करूंगा। हालांकि मैं सोचता हूँ, मैं प्लान करता हूँ, लेकिन इतना भी एक बार से मैं एकदम श्योर नहीं होता हूँ कि हाँ एकदम से ऐसे ही जाएंगी चीजें। बहुत सारी चीजें मैंने सोची हुई हैं कि मेरी खुद की कंपनी हो जहाँ पर एटलीस्ट 100 लोग मेरे साथ काम करें, एंड उन सब चीजों के ऊपर प्लानिंग भी चल रही है। एग्जीक्यूट कब से करना है, एक्चुअली लॉकडाउन हो गया इसलिए, वरना मुझे लगता है 2020 में ही उसको मैं लॉन्च कर देता मेरी कंपनी को। छोटा सा सर्विस में लॉन्च करना चाहता था, उसके बारे में भी मैं रिवील नहीं कर सकता, बट मैं जल्दी ही अगर जब हो जाएंगी सारी चीजें तो मैं रिवील करूंगा। एंड और भी अल्टीमेट गोल है कि मैं या तो मेरी स्टोरी से मैं लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ एक्शन लेने के लिए, अपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए, या फिर किसी और की स्टोरी से अगर लोग इंस्पायर हो सकते हैं तो उनको मैं अपने चैनल पे फीचर करता रहूं। ये मेरा अल्टीमेट गोल है कि इसको और बढ़ाना है और अच्छे अच्छे लोगों को लेके आना है चैनल। एनी मैसेज फॉर योर फैंस? मैसेज मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैसेज तो नहीं बोल सकता। देखिए, हर कोई इंसान होता है, एक क्रिएटर भी एक इंसान होता है, या फिर जो फैन है या फिर जो सब्सक्राइबर है वो भी एक इंसान है, तो उनको किसी को भी ट्रीट करने से पहले सोचना चाहिए कि वो भी हमारे जैसा ही है। तो मुझे जिस बात का बुरा लग सकता है, हो सकता है इसको भी बुरा लग जाए। तो अगर हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसकी खिंचाई कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, तो ये सही नहीं है। अगर हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो हमें उसको नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए। इवन मैंने अभी 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ था, तो ये काफी बुरा लगता है जब मैं 4 साल पहले मैं याद करता हूँ तो चीजों को, क्योंकि उस समय तो मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था, मेरा चैनल भी नहीं था कि मैं किसी को बोल पाऊँ कि मैं यूट्यूबर हूँ या फिर मैं ये चीजें करता हूँ, कुछ नहीं था मेरे पास, मैं बस पढ़ाई करके निकला हुआ था। तो जैसे मैं शुरू कर रहा था तो काफी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लोगों ने नीचा दिखाने की कोशिश करी कि तेरे से नहीं होगा, मत कर। लेकिन अगर मैं वो चीजें सुन के अगर मैं वहां पे ठहर जाता, मैं कुछ और करने लगता, क्योंकि सेल्फ डाउट आने लगता है। जैसे हम 4 लोग 5 लोग बोलते हैं ना, तो सेल्फ डाउट आने लगता है, और उस समय हमें भी नहीं पता होता है कि यार हम जो कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, क्या सही रास्ते पे हैं, तो वो अफर्मेशन नहीं आता है अपने अंदर से। तो ये चीज बड़ी तकलीफ देती है। लेकिन अगर मैं वही आज और उस दिन से कंपेयर करता हूँ तो मैंने बोला कि यार मैंने सही किया कि मैंने किसी की सुनी नहीं। तो
बुरा लगता है कि कोई अगर आपको नीचा दिखाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग भी किसी की खिंचाई करते हो, आपको ये लगता है कि आप इंटरनेट पे किसी को लिख रहे हो कुछ, तो वो ही बस पढ़ रहा है, बाकी कोई नहीं देख रहा है, मैं एकदम सेफ हूँ, तो ये गलत है। आप ऐसा मत सोचो। देखो, आप पकड़े जा सकते हो, आपके ऊपर केस हो सकता है, लेकिन कोई अभी करता नहीं है। कोई करता नहीं है तो आप समझते हो कि कोई नहीं देख पाएगा। रियल लाइफ में हम किसी को गालियां देते हैं कि ऐसे मुंह पे? नहीं। हर कोई मिलता है, बहुत अच्छे से प्यार से मिलता है, स्माइल के साथ मिलता है, भले उससे नफरत करता हो, लेकिन मिलेगा ना तो स्माइल के साथ मिलेगा, अरे कैसा है भाई। लेकिन वही मैं देखता हूँ, ऑनलाइन देखता हूँ, चीजें देखता हूँ, इतना हेटरेट होता है, इतना लोग करते हैं। अभी तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं, मेरे चैनल पे तो अभी कम है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था। जो स्टार्टिंग में हमें चाहिए मोटिवेशन, वो मिल नहीं पाता है। तो ये रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि इस चीज का ध्यान दिया जाए। तो जैसे कि मैंने आपके पेज पे और चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स भी देखे हैं कि यार सतीश मतलब इनको पकड़ पकड़ के स्टार्स को और स्टार बन गया है, ठीक है, अपनी मेहनत से नहीं है, इन लोगों के दम पे बन गया है। तो उस चीज को सुन के कैसा लगता है? स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही हुआ था कि मैं उन लोगों को पकड़ता था जो ऑलरेडी फेमस थे या फिर ऑलरेडी उनके चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स थे। इस वजह इसका बेनिफिट भी मुझे मिला कि मुझे सब्सक्राइबर मिले, कि वो लोग शेयर करते थे, मुझे व्यूज भी मिले। तो मेरी स्ट्रेटजी उस टाइम पे यही थी। लेकिन जब एक कमेंट्स में देखा तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये फ्यूचर में और ज्यादा आ सकते हैं। लोगों को ये फील होगा कि इसने तो कुछ मेहनत करी ही नहीं है, बस हाँ इसके कनेक्शंस थे तो इसने वो चीज कर ली। तो फिर मैंने ऐसे लोगों को लाना चालू किया जिनको कोई जानता नहीं था बट काम अच्छा कर रहे थे। तो फिर मैंने ब्लॉगर्स को बुलाना शुरू किया, फिर ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ना शुरू किया जिनको कोई जानता नहीं था या फिर कम लोग जानते थे। तो फिर उस चीज से मैं ओवरकम कर लिया, तो अब वैसे कमेंट्स नहीं आते। ओके, अब उस चीज से कमेंट्स नहीं आते, तो अब अच्छा लगता है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों में। एक जैसे लड़की को प्रपोज करने से पहले हमें लगता है ना कि यार रिजेक्ट ना कर दे, तो वैसे ही हम जब किसी क्रिएटर को या फिर किसी भी बंदे को हम अप्रोच कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, अगर वो मना करता है तो सेम वही फीलिंग आती है जो लड़की अगर मना कर दे। मैं अब लड़कियां इसको ले सकती हैं अपने हिसाब से कि वो लड़के को प्रपोज कर रही है, अगर वो मना कर दे तो कैसा फील होगा, सेम ऐसे ही मुझे फील होता है। तो मेहनत बहुत है और यार जल्दी कोई हाँ करता नहीं है। अब जो लोग हाँ करते हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से पॉसिबल हो पाता है वीडियो करना। बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, मना नहीं करते, मतलब ऐसे बोलते हैं हाँ करते हैं, डिले कर देते हैं, ऐसा। I also face the same issue, सतीश। मना नहीं करेंगे। हाँ, अभी तो आपका चैनल नहीं हुआ तो हो सकता है काफी लोग मना कर रहे हैं। अभी एक स्टेज के जाने के बाद, अभी लाइक अगर मैं बोलूं कि हाँ मेरे 350 के सब्सक्राइबर्स थे, तो उनको फील होगा ये सब्सक्राइबर का धौंस जमा रहा है। अलग अलग तरीके से लोग उस चीज को ले लेते हैं, तो इसीलिए मना करते हैं। कई लोगों को मेरा कंटेंट नहीं पसंद आता, कई लोगों को हो सकता है मैं ही पसंद नहीं आ रहा हूँ, तो इस वजह से मना कर देते हैं। तो फेस करनी पड़ती है, लेकिन फिर आगे बढ़ना पड़ता है। लाइक अगर मैं 100 लोगों को मैसेज करूंगा तो सिर्फ 10 लोग या 5 लोग ही उधर से रिप्लाई करेंगे, ऐसा होता है। या ऐसे तो हमारी बातें चलती रहेंगी सतीश। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन स्मॉल टॉक। तो थैंक यू प्रियंका मुझे इनवाइट करने के लिए। आई होप लोगों को, जो लोग मुझे जानते हैं उनको थोड़ा और जानने का मौका मिला होगा, जो नहीं जानते वो लोग मुझे और जानने के लिए मेरे चैनल पे जा सकते हैं, और इनके भी चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। काफी एंड आपको सॉरी, यहाँ मैंने थोड़ा सा इंतजार कराया। एंड आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए। आई होप यहाँ पर आपको और अच्छे से, स्मॉल टॉक तो नहीं, काफी बड़े बड़े टॉक्स आपको मिलेंगे। स्मॉल टॉक पर शो का नाम है, आपको बस फील आएगा कि हाँ छोटी बातें होंगी, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी यहाँ पे। तो प्लीज इनको सपोर्ट करिए एंड थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा तो।